हेलो फ्रेंड्स, आने वाले 17 सितंबर को अफ्रीकी देश नामीबिया से चीता प्रोजेक्ट के अंडर 8 चीते भारत में चार्टेड प्लेन के थ्रू आएंगे। तो भैया दिमाग ये पूछता है कि 234 करोड़ रुपए खर्च करके अफ्रीका से चीता लाने पर क्या फायदा होगा, यानी इसका हमारे प्रकृति के लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, नेचर के लिए कितना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इजी लैंग्वेज में, वो भी एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का ये चीता प्रोजेक्ट क्या है इसे समझेंगे तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, एट द एंड तक देखिए। एक गारंटी है कुछ तो नया यहां से आप लेकर ही जाओगे। चीता प्रोजेक्ट के अंडर अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीतों को चार्टेड प्लेन से भारत में लाया जाएगा, जिसमें 4 नर होंगे और 4 मादा होंगे, यानी 4 मेल और 4 फीमेल होंगे। और इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के नेशनल पार्क के जंगलों में लेकर जाया जाएगा और वहां पर इनके लिए अलग से स्पेशल घेरे बनाए गए हैं और उन्हीं स्पेशल घेरों के जंगलों में इन्हें छोड़ दिया जाएगा। और चीता प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए, इसके उद्घाटन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और खुद पिंजरों में लाए गए चीतों को उसके लिए बनाए गए स्पेशल घेरों के जंगलों में आजाद करेंगे। और ध्यान देना, इस पर मेहनत, इस पर एफर्ट, काम पहले से ही चल रहा है। सबसे पहले भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और नामीबिया के विदेश मंत्री, दोनों के बीच में क्या हुआ, चीता प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर हुआ। और उसके बाद क्या किया गया, जो चीता है अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले चीता जहां से लाना है, ये उन चीतों को सबसे पहले उनका हेल्थ और फिटनेस चेक किया गया कि भैया कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। और उसके बाद फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें अलग से वैक्सीनेट किया गया और वैक्सीनेट करने के बाद उन्हें 1 महीने से वहां पर क्वारंटाइन करके रख दिया गया है। और उसके बाद जब इन्हें भारत लाया जाएगा तो यहां पर भी इन्हें कम से कम 2 महीने तक क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। भारत में अंतिम बार चीता 70 साल पहले मध्य प्रदेश के ही किसी हिस्से में देखा गया था, बल्कि वो हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में आता है। तो दिमाग ये पूछता है कि इन चीतों को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जंगलों में ही क्यों बसाया जा रहा है। तो बात यह है कि भैया इन चीतों को सबसे पहले वहीं बसाया जाएगा ये जहां पर सबसे पहले ये भारत में पाए जाते थे, और स्पेशली घास के मैदानी जंगलों में, ये जहां पर ये चीते आराम से रह सकते हैं, टहल सकते हैं और खाने के लिए शिकार भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो चीते अफ्रीका के जिस जंगलों में रह रहे हैं वहां के वातावरण को भी देखा गया, वहां के एटमॉस्फेयर को देखा गया और यह पाया गया कि भैया ये चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के जंगल में ही ठीक रहेंगे। इसीलिए इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के जंगल में बसाया जा रहा है, बल्कि कुछ और अदर फैक्टर भी देखे गए। इतना ही नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट है इसका टारगेट है कि भैया आने वाले 5 साल में कम से कम 25 से 30 चीतों को और अलग अलग जंगलों में कैसे भी बसाना है और उसकी प्रिपरेशन चालू है और उसके लिए जंगलों को तैयार भी किया जाएगा। अब दिमाग ये पूछता है कि भैया भारत में चीता के आने से क्या फायदा होगा, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता संरक्षण। ये क्या होता है, इसे सिंपल तरीके से समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारे पर्यावरण में, हमारे धरती पर ये जितने भी जीवन है, जितनी भी लाइफ है, ये चाहे वो अलग अलग जानवर हो, अलग अलग पक्षी हो, अलग अलग पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, इन सब के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म होने से बचाना, इनकी संख्या में, इनकी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी, संतुलन लाना, इसे ही कहते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो होता क्या है, ये जितने भी पेड़ पौधे, अलग अलग पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इन सब की जाति बचेगी तभी मानव जाति बचेगी। अरे इनकी लाइफ बचेगी तभी हमारी लाइफ बचेगी। बोलो क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, यहां तक कि न दिखने वाले कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ये भी हमारे धरती की उम्र बढ़ाने में काम करते हैं, हमारी धरती को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें बचाना जरूरी है। जैसे गिद्ध, चील और कौवे किसी मरे हुए प्राणी को, किसी डेड लाइफ को खाकर उसे सड़ने से बचाते हैं, जिससे हमारी हवा प्रदूषित होने से बच जाती है। वैसे ही मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया और केंचुए हमारी मिट्टी को
उर्वर बनाती है, उसे फर्टाइल बनाती है, यानी उसकी क्वालिटी को और बढ़ाती है, जिससे ज्यादा अनाज पैदा होते हैं। और वैसे ही एक पेंगोलिन नाम का छोटा सा जीव है जो पेड़ पौधों और उसकी जड़ों में लगे हुए दीमक को खा लेता है, जिससे हमारे पेड़ पौधे मरने से बच जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका, ये इंपॉर्टेंस है इनका हमारी लाइफ में। लेकिन दुख की बात क्या है कि भैया चील और गिद्ध खत्म हो चुके हैं, कौवे खत्म होने की कगार पर है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं कौवे। होता था ना एक जमाने में कि एक कौवा मरा तो बाकी सबकी भीड़ लगती थी, भैया वो वाला दृश्य भी देखने नहीं मिलता है। दूसरी चीज, खेतों में इतना केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है जिससे हमारे केंचुए और छोटे छोटे बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट है, अरे उनका भी खात्मा हो रहा है, वो भी खत्म हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। ठीक ऐसे ही हाथी, बाघ, शेर और तेंदुए, ये सब जंगली जानवर जंगल की रक्षा करने का काम करते, जंगल को बचाने का काम करते। बोलो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा किसी जंगल में किसी पेड़ को काटने के लिए जा रहा है और उसे पता चला कि भैया अरे इस जंगल में भर भर के हाथी है, बाघ है, शेर है, ऊपर से तेंदुआ भी है, अरे भाई तब तो वहां जाने से डरेगा। अरे वहां जाने से डरेगा, उस पेड़ को काटने से भी डरेगा और गपशुप में निकल लेगा, जंगल बच जाएंगे। अब यह बात अलग है कि भैया आप बम, बंदूक और बुलडोजर लेके जाओगे तो पेड़ तो काट ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यह बात अलग है। और वैसे पूरी दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर नेशन है उनके पास भर भर के न्यूक्लियर बम है, अरे हाइड्रोजन बम है, तो उस न्यूक्लियर बम से पूरी धरती को 7 बार खत्म किया जा सकता है। तो यह पागलपन अलग है, ठीक है। कोई बंदा खुद मरने जाएगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, तो यह बात अलग है। बात है यहां पे बुद्धि की, ठीक है। तो इसीलिए ठीक ऐसे ही जो चीता है, चीता को भी बसाया जा रहा है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, एक घास के जंगली मैदानों को बचाने के लिए। और जब घास के जंगली मैदान बचेंगे ना, तो घास के जंगली मैदानों में सिर्फ चीता ही नहीं रहता, और भी बाकी प्राणी रहते हैं, अरे वो भी बचेंगे, और इस तरह से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए चीता प्रोजेक्ट एक अच्छा स्टेप है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ये बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमें रूट पर वार करना पड़ेगा, हमें जड़ पर वार करना पड़ेगा। और वो जड़ क्या है? तेजी से बढ़ता शहरीकरण, यानी रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी गांव तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और उसके बदले तेजी से क्या बसते जा रहे हैं? शहर। तो हमें इसे मैनेज करना पड़ेगा, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो क्यों? देखो होता क्या है, जब भी कोई नया शहर पैदा होता है तो वो कैसे पैदा होता है? वहां के पेड़ पौधों को, नदियों को, जानवरों को खत्म करके ही पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मुंबई जैसा शहर बसा हुआ है, ये कैसे बसा? यहां के पूरे जंगलों को काट कर ही ये शहर बसा हुआ है। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ एक ही जंगल बचा है, ये वो है आरे जंगल। और यहां की जितनी भी नदियां थी काफी समय पहले ही गंदे नालों में कन्वर्ट हो चुकी है, बदल चुकी है। और ये हाल भारत का है, पूरे भारत का यही हाल है। लेकिन शहरीकरण भी तो जरूरी है, अर्बनाइजेशन विकास के लिए जरूरी है, अर्बनाइजेशन को विकास के लिए जरूरी माना गया है, ठीक है। हो शहरीकरण हो, अर्बनाइजेशन हो, लेकिन उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में हमारे नेचर को, हमारे प्रकृति को कम से कम हार्म हो, हमारे प्रकृति का, हमारे नेचर का कम से कम बर्बादी हो, या फिर कोई बर्बादी ना हो, तब जाकर के शहरीकरण हो, तो यह हमारे लिए ठीक है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर नेचर हेल्दी होंगे तो उस देश की जनता हेल्दी होगी, उस देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और ध्यान देना, दुनिया में जिस देश की जनता का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, उस देश की जनता का विकास भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही फास्ट होगा, उतना ही रैपिड होगा। जितने भी डेवलपिंग नेशन है, जितने भी छोटे देश हैं, इनको बड़ा देश बनना है, इन्हें डेवलप्ड नेशन बनना है, इन्हें विकसित देश बनना है, इन्हें जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका बनना है। भारत के लोग भी खुश है कि भैया हम भी 2050 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, विकसित देश बन जाएंगे। लेकिन इसके पीछे हमारे रिसोर्सेज को, हमारे नेचर को, ये हमारी प्रकृति को कितना लूटा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। ध्यान देना, विकास का अल्टीमेट गोल होता है पब्लिक के हेल्थ को इंप्रूव करना।
ये पब्लिक के हेल्थ को इंप्रूव करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, ये विकास का अल्टीमेट गोल होता है। अगर आप विकास इस तरह से करते हो जिससे पब्लिक का हेल्थ खराब हो जा रहा है, तो भैया उस विकास की कोई मीनिंग नहीं है, उस डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसे जरा समझते हैं। जितने भी डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है, स्पेशली जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और कुछ यूरोपियन देश, भैया हम मानते हैं कि इनकी जो हेल्थ केयर सर्विस है बेस्ट है, इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बेस्ट है। जिससे ये लंबे समय तक जीते हैं, यानी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और इनका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है। लेकिन जरा ध्यान देना, दुनिया में नेचर को सबसे ज्यादा लूटने का काम भी इन्हीं देशों ने किया है, ये बर्बाद करने का काम भी इन्हीं देशों ने किया है। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं देशों का है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, उसका इंपैक्ट है, सबसे ज्यादा इन्हीं देशों पर है। और जो काम इन देशों ने किया, सेम एज इट इज वही काम डेवलपिंग नेशन भी कर रहे हैं, छोटे मोटे देश भी कर रहे हैं। ये भी अब ग्लोबल वार्मिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये भी नेचर को लूट रहे हैं, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें विकसित देश बनना है, होड़ में लगे हुए हैं। तो ध्यान देना, अगर इसी तरह नेचर को बर्बाद किया जाएगा, नेचर को जरूरत से ज्यादा लूटा जाएगा, तो इसका भुगतान ले देकर करना ही है, दोनों को करना पड़ेगा। फिर चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो या डेवलप्ड नेशन हो, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, कोई भी ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट से बचेगा नहीं। तो इसका सलूशन यही है कि भैया विकास हो, डेवलपमेंट हो, थोड़ा धीरे हो, ठीक है, ज्यादा लूटा ना जाए रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज बनने में समय लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं रिसोर्सेज को बनने में। तो इसे हिसाब से यूज किया जाए और धरती को बचाया जाए।